हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लेड लर्नर केटेबल। अगेन हम लोग मिल रहे हैं हमारे क्विक रिवीजन सीरीज के आखिरी वीडियो से, जिसमें हम लोग जो फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है, आपका 15वां चैप्टर, उसको रिवाइज करेंगे। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के कंटेंट से कि भाई क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ दी। अगर आपको पिछले चैप्टर्स के क्विक रिवीजन सीरीज के वीडियोस को देखना है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसको उसका लिंक डाल दिया है। आई बटन पे भी उसका लिंक आ रहा होगा। एंड नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक से आप नोट्स आसानी से प्राप्त कर सकते हो। सो हियर वी हैव द कंटेंट्स कि भाई क्या क्या चीजें पढ़नी है। शुरुआत करेंगे कि ये जो संविधान सभा जिसको गठित किया गया था नवंबर 1946 में, इसके सामने उस टाइम क्या क्या चैलेंजेस थे। तो मैंने यहाँ पे चैलेंजेस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया। एक तो आपके इंटरनल चैलेंजेस हो गए, दूसरे आपके एक्सटर्नल चैलेंजेस हो गए। सो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो संविधान सभा है उसके फीचर्स को कैसे स्टैब्लिश किया जाता है, आइडिया कहाँ से कंसीव हुआ, देन कंपोजिशन के भाई कितने मेंबर्स थे, किस पार्टी के कितने मेंबर्स थे। डाइवर्सिटी देखेंगे कि संविधान सभा में जो इतने डेलिब्रेशंस हुए, डिस्कशंस हुए, वो डाइवर्सिटी का ही नतीजा थे। अगर सारे लोग एक ही ओपिनियन के होते तो क्यों डिस्कशन करने की जरूरत थी, सारी चीजें आसानी से पास हो जाती। सो देयर वाज अ डाइवर्सिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसे भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग इस सवाल को देखेंगे कि क्या संविधान सभा में जितनी भी चीजें डिस्कस की जाती थी, जितने भी फैसले लिए जाते थे, उसमें केवल और केवल संविधान सभा के मेंबर्स और ऑफिशियल्स का ही रोल था, या कोई रोल जनरल पब्लिक भी प्ले कर रही थी। साधारण आम नागरिकों का क्या उसमें रोल रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, उसको भी देखेंगे। देन वी विल सी सम डोमिनेंट वॉइसेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वैसे तो 300 के करीब मेंबर्स थे हमारे संविधान सभा में, बट कुछ 5-6 मेंबर्स ऐसे जिन्होंने बहुत अहम कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल सी कि इस संविधान का विजन कैसे रखा गया, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसके की फीचर्स को देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू की स्पीच को भी एक बार रिकॉल करेंगे। वैसे तो सोर्सेज के लिए मैं अलग से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पे वीडियो लाऊंगा ही लाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री में 40 में से 40 लाने हैं तो आई विल मेक श्योर कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है वो करवा देने की। देन वी विल सी द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ये जो संविधान सभा में डेवलपमेंट होने वाले थे वो तो इंडियंस डिसाइड करते, बट बहुत सारे ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए थे इन द कॉलोनियल रूल जो ब्रिटिशर्स द्वारा किए गए थे। जैसे 1909 का एक्ट हो गया, 1919 का एक्ट हो गया, 1935 का एक्ट हो गया। इसे हमें समझना जरूरी है। उसके बाद आता है डिस्कशंस का दौर, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट, माइनॉरिटीज के राइट्स, डिवीजन ऑफ पावर कि भाई स्टेट और सेंटर के बीच कैसे पावर डिवाइड की जाए, नेशनल लैंग्वेज, इन सब के ऊपर हम लोग डिस्कशन देखेंगे। देन वी विल कंक्लूड विद द फंडामेंटल राइट्स, जो कि आपको जान लेना जरूरी हो सकता है कि मैं इसे एक्सप्लेन ना करूं क्योंकि ये फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं नोट्स में ये फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट और जो हमारा सैलियंट फीचर्स है, कुछ कुछ की फैक्ट अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो दे दूंगा, जिसको आप अगर आंसर में यूज करते हो तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आंसर में। गेटिंग स्टार्टेड विद द चैलेंजेस अहेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक्चुअली वी आर प्लानिंग कि हम लोग इस नोट्स को हिंदी में भी कन्वर्ट कर सके, ताकि जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको सफर न करना पड़े। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो वी विल इन्फॉर्म यू, ताकि आप लोग डाउनलोड कर सके। क्या आप भी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और सीयूटी 2022 और टर्म 2 को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज ब्लेड लर्नर केटेबल हैज लॉन्च्ड द मोस्ट अफोर्डेबल एंड प्रीमियम क्वालिटी कोर्स ऑन द प्लैनेट, जिसमें आपको 5 डोमेन के सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज के 200 प्लस लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। अगर आपने लाइव मिस कर दिया तो रिकॉर्डेड देख सकते हो। तो 5 डोमेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इसके साथ आप सबकी सुविधा के लिए हमने इसमें जनरल टेस्ट को भी शामिल किया, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स के 100 से ज्यादा लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे विद द प्रीमियम क्लासरूम मटेरियल एंड वर्कशीट, जिसको आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख सकते हो। एंड ऑल ऑफ दिस कम्स एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 1499। सारी चीजें जो है केवल और केवल 1499 रुपए में अभी के लिए आपको मिल रही है। आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्लिक करके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं क्लासेस के। एंड इफ यू फाइंड द डेमो लेक्चर्स हेल्पफुल, देन प्लीज एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब द चैनल ब्लेड लर्नर केटेबल फॉर द जेन्युइन कंटेंट्स ऑन ह्यूमैनिटीज। थैंक यू। चैलेंजेस कौन कौन से थे, पहले तो मैंने कैटेगराइज करके एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल चैलेंजेस में लिख दिया है। इंटरनल चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज था कि भाई पार्टीशन के समय, पार्टीशन से पहले भी, जब से डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था एंड उससे पहले भी, जब से मुस्लिम लीग का उदय होता है और कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत वो लोग करते हैं। अगर आप चैप्टर 14 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनल पॉलिटिक्स। तो उससे क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम में दरारें बहुत ज्यादा हो गई, मुस्लिम और सिख पंजाब और सिंध के इलाकों में और बाकी के इलाकों में हिंदू और मुस्लिम के बीच। तो एक कम्युनल हार्मनी को रिस्टोर करना सबसे पहला टास्क था। इसके बिना तो देश चला ही नहीं जा सकता था, नहीं तो बहुत सारे पार्टीशन हो जाते। उसके बाद जो माइनॉरिटीज हैं, इंक्लूडिंग द मुसलमान, इंक्लूडिंग द दलित, जितने भी लोग अपने आप को माइनॉरिटीज मानते हैं, उनको सेफ गार्ड करना। अगर ऐसा नहीं होता तो माइग्रेशन होते ही रहते और इंडिया में आज जितने मुस्लिम हैं 18-20 करोड़ के आसपास, कोई नहीं रहता। तो ये भी एक बहुत अहम टास्क था। फिर जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ऐसा लगने लग गया था कि अब जब इंडिया आज़ाद होगा, पाकिस्तान बन गया है, तो हम लोग भी पहले की तरह
प्री कॉलोनियल एरा में जैसे आज़ाद रहते थे वैसे आज़ाद रहेंगे। तो प्रिंसली स्टेट्स को भी अमेलगेमेट करवाना एक बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ड्यू क्रेडिट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने बहुत अहम इसमें प्रयास किए थे। उसके बाद जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे, चाहे वो दलित हो गए, ट्राइबल्स हो गए, महिलाएं होगी, इन सब के अपलिफ्टमेंट के लिए मैं सोचना था। देन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑल्सो हैड जॉब टू इंस्टीट्यूट अ डेमोक्रेसी। एक नया देश जो अभी आज़ाद हुआ है उसको एक डेमोक्रेसी में तब्दील करना है, बहुत अहम टास्क था ये और बहुत डिफिकल्ट भी था, क्योंकि डेमोक्रेसी जब नहीं बनती है और वो भी तब जबकि हम आज़ाद हुए हैं तो वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था। तो ये 5-6 चैलेंजेस थे जो इंटरनल चैलेंजेस थे। इनमें आप पॉइंट्स ऐड कर करके एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर करके एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। उसके बाद दो आपके एक्सटर्नल चैलेंजेस भी थे। पहला आपका एक्सटर्नल चैलेंज जो था वो बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर था, क्योंकि एक तरफ हमारा बॉर्डर लगता था पाकिस्तान से। चले पाकिस्तान की बात हम लोग मान लेते हैं कि वो अभी अभी नया आज़ादी हुआ हमारी तरह, तो उससे उतना थ्रेट नहीं है, बट ऊपर चाइना तो था ना। तो एक बॉर्डर सिक्योर करना भी अहम मसला था, वो भी तब जब हमारे पास जो आर्मी थी वो डिवाइडेड हो चुकी थी, जो भी रिसोर्सेज थे वो डिवाइड हो चुके थे। उसके बाद बाइपोलर वर्ल्ड में खुद को स्थापित करना। उस टाइम जो ये दौर है 1945 के बाद का, तो कोल्ड वॉर एरा शुरू हो चुका है एंड ये यूएसएसआर और यूएसए ये कॉमन ग्राउंड ढूंढते थे लड़ाई करने के लिए। आपने वियतनाम का एग्जाम्पल देखा होगा क्लास 10 में। तो इंडिया भी उस बाइपोलर वर्ल्ड की भेंट चढ़ जाता अगर ये अपने आप को डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग ना करते। तो हमने यूएसएसआर के साथ दोस्ती संबंध कायम करके ना ही उनका उनका साथ दिया इस पूरे बाइपोलर वर्ल्ड में, बल्कि हम लोग एक अलग मूवमेंट शुरू कर देते हैं, एनएम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। आपने शायद पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा भी होगा। तो हमने बहुत सूझबूझ के साथ इस बाइपोलर वर्ल्ड को अवॉइड करने की कोशिश की। सो दीज वर सम चैलेंजेस अहेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि भाई ये टास्क है और हमको हर एक प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करके जाना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ के आवाम के लिए। इसको आप अपने आंसर में लिख सकते हो। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। शुरुआत करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से। तो इस्टेब्लिशमेंट जो उसकी करी गई थी, वैसे तो बहुत पहले 1934 में एम एन रॉय साहब जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया के पास एक संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद कांग्रेस के लीडर्स भी जाते हैं और गुहार लगाते हैं, तो उस टाइम तो ये चीज़ मानी नहीं गई। 1940 में एक ऑगस्ट ऑफर आया था। 1940 में अगस्त ऑफर आया था जिसके तहत कहा गया, उस टाइम में लॉर्ड लिलिंथ गौ थे हमारे वॉइस राय, उनकी अच्छी बनती थी कांग्रेस के लीडर से। तो उन्होंने कहा कि हम लोग आपको संविधान सभा बना के देंगे। लेकिन उसके बाद तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड ही हो गया। तो फिर ये कैबिनेट मिशन प्लान जब आता है ना मई 1946 में, तो इसमें संविधान सभा बनाने की बात थी और ये संविधान सभा नवंबर 1946 में ऑफिशियली बन गया। पहला जो सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। बहुत सारे जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो मुस्लिम लीग के थे, वो जब पाकिस्तान की संविधान सभा बनती है 3 जून 1947 को, तो वो उधर चले जाते हैं। कुछ ही मेंबर मुस्लिम लीग के इंडिया की संविधान सभा में रहते हैं। बी पोकर बहादुर हो गए, एजाज रसूल हो गई, वो सब पहले मुस्लिम लीग के मेंबर थे, बट पार्टीशन के बाद उन्होंने पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया। तो वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहते हैं। और फिर मुस्लिम लीग भी दो पार्ट में बट गई, एक इंडिया की मुस्लिम लीग और एक पाकिस्तान की मुस्लिम लीग। इस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हुई है। नाउ वी विल सी द कंपोजिशन, भाई कि क्या कौन कौन कितने मेंबर्स थे। तो ओरिजिनली यहाँ पे कहा जाता है कि 389 मेंबर्स थे बिफोर पार्टीशन। अब जब पार्टीशन हो गया ऑफिशियली, तो क्या करते हैं मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, जो पंजाब और सिंध से आते थे मोस्टली, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, वो पाकिस्तान के असेंबली में जुड़ गए। तो आंकड़ा जो है वो 299 के करीब पहुंच गया। आपकी किताब में 300 दिया हुआ, बट मैंने ऑफिशियल साइट पे भी देखा है तो 299 मेंबर्स का ही वहाँ पे जिक्र है। उसमें से 229 जो थे वो इलेक्टेड थे। इलेक्शंस कैसे थे हुए थे, तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे। जो 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, तो कैबिनेट मिशन के तहत कहा गया कि आप फालतू का क्यों संविधान सभा के लिए कैबिनेट मतलब वो अलग से इलेक्शंस करवाओगे, ऐसा करते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन कर लेते हैं। लोगों ने तो प्रोविंशियल असेंबलीज में चुन के लोगों को भेजा ही है, तो वही लोग संविधान सभा के मेंबर्स को चुन लेंगे। तो हर एक प्रोविंस से कुछ मेंबर्स खड़े होंगे जिनको प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स चुन के संविधान सभा में भेजेंगे। जैसे हमारे यहाँ आज राज्यसभा में कैसे इलेक्शंस होते हैं, कुछ इसी तरीके से। सो दैट वाज द सिनेरियो। द मेंबर्स वर डायरेक्टली इलेक्टेड। कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड भी थे, जो प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे, जिन्होंने सोचा था कि हम लोग अमेलगमेट करेंगे या जो ऑन द वे थे अमेलगमेट होने के। तो इस तरीके से 299 मेंबर्स आफ्टर द पार्टीशन। अब इसमें मैं बात करूं तो ज्यादातर जो मेंबर्स थे दे वर फ्रॉम कांग्रेस। आफ्टर द पार्टीशन ऑलमोस्ट 82% ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। और भी बहुत सारे पार्टी के मेंबर थे, मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर्स थे, आपके कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ मेंबर्स थे, किसान सभा के कुछ मेंबर्स थे। लेकिन कांग्रेस में मेजोरिटी होते हुए भी, अब आपको लगता है कि सर जब 82% मेजोरिटी कांग्रेस की थी तो सारे फैसले इतने देरी से क्यों पास हुए, आसानी से हो जाता। अभी तो अगर इतनी मेजोरिटी किसी भी पार्टी के पास होती है तो वो तो कोई भी फैसला लाती है, कोई भी बिल लाती है तो आसानी से पास हो जाता है। तो कांग्रेस में जो डाइवर्सिटी थी उस टाइम में, उसने एक बहुत अहम रोल प्ले करा हमारे इतने बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में। कांग्रेस थी तो मेजोरिटी में, बट उसके जो मेंबर्स थे वो आइडियोलॉजी में बहुत वैरी करते थे।
कुछ मेंबर्स सोशलिस्ट थे, कुछ मेंबर्स लैंडलॉर्डिज्म के सपोर्टर थे, कुछ मेंबर्स हिंदू नेशनलिस्ट थे कि भाई सारी चीज़ें हिंदू राष्ट्रवाद के अंतर्गत होनी चाहिए, कि आप कानून बना रहे हो तो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग बनाओ, बूचड़खानों पे आप बैन लगाओ। कुछ लोग एथिस्ट थे, कुछ लोग सेकुलरिस्ट थे। तो इन सब ने अलग-अलग, जब इनके इंटरेस्ट की बात आती थी तो वहाँ पे इन लोगों ने डेलिब्रेट करके अच्छे डिसीजन तक पहुँचने में बहुत मदद की। अगर डाइवर्सिटी ना होती कांग्रेस में इतनी, तब तो फिर बहुत बुरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन जाता। जो कांग्रेस पार्टी चाहती वही होता फिर, क्योंकि 82% की इनकी मेजॉरिटी है। ये हमारी डाइवर्सिटी की बात होगी। अब बात आती है कि क्या संविधान सभा जो है इसमें कुछ पब्लिक का भी इन्फ्लुएंस था? तो यस, पब्लिक का इन्फ्लुएंस था, क्योंकि संविधान सभा में जो भी डिस्कशंस होते थे वो अखबारों में बाहर छापे जाते थे। और जब पब्लिक उन डिस्कशंस को अखबारों के द्वारा पढ़ती थी, तो फिर वो चौपालों पे बैठ-बैठ के उसका खुद में डिस्कशन किया करते थे। जैसे आज कैसे चाय की दुकानों पे राजनीतिक बहसें होती है, तो वैसे भी उस समय में भी हुआ करते थे। तो ये चीज़ें जब मेंबर्स को पता चली तो उन्होंने क्या कहा, पब्लिक से कहा कि आप अपने ओपिनियंस हमें बता सकते हो। तो पब्लिक को ये इजाज़त दी गई कि आप अपने ओपिनियंस, आप अपने फीडबैक्स हमारे सामने सबमिट कर सकते हो। तो पब्लिक जो है अपने-अपने फीडबैक सबमिट करते थे। कुछ नोटेबल जो बहुत अहम फीडबैक्स उनको मैं यहाँ पे ज़िक्र करके आपको बताता हूँ। एक यहाँ पे इंडिविजुअल फीडबैक्स भी आते थे और किसी संस्था की तरफ से भी फीडबैक्स आते थे। तो एक संस्था थी ऑल इंडिया वर्णाश्रम स्वराज्य करके, कोलकाता में वो बेस्ड संस्था थी। उन्होंने 2 डिमांड की थी कि भाई आप सबसे पहले गौ हत्या पे बैन लगाओ और जो आप संविधान बनाओगे वो हिंदू शास्त्रों पे आधारित आप बनाओ। धर्मशास्त्र हो गया, धर्मसूत्र हो गया और जितने भी लीगल टेक्स्ट है जो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, उन पे बेस्ड आप ये संविधान बनाओ। ये उनकी डिमांड थी। फिर जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्होंने रिजर्वेशन की डिमांड की, गवर्नमेंट बॉडीज़ में, लोकल बॉडीज़ में, लेजिस्लेचर्स में। फिर कुछ-कुछ जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ थे, जो तमिल भाषी लोग थे, जो कन्नड़ भाषी लोग थे, उन्होंने कहा कि आप प्रोविंसेस को लैंग्वेज के आधार पे बाँटो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लैंग्वेज के आधार पर प्रोविंसेस को बाँटने लग जाए तो यूपी बहुत सारे टुकड़ों में बँट जाएगा। कुछ लोग अवध की डिमांड करेंगे, कुछ लोग ब्रज की डिमांड करने लगेंगे, कुछ लोग भोजपुरी की डिमांड करने लगेंगे, पूर्वांचल की डिमांड करने लगेंगे, कुछ लोग बुंदेलखंड की डिमांड करने लगेंगे। सो दे डिमांडेड फॉर लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ द प्रोविंसेस। और कुछ लोग कहते थे कि आप वर्नाकुलर्स को सेफगार्ड करो, क्योंकि हो सकता है कि हिंदी और इंग्लिश के इम्पोजिशन के चलते जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए। तो ये सारे कुछ नोटेबल डिमांड्स हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि वैसे तो डेलिब्रेशंस मेंबर्स द्वारा किए जाते थे, बट पब्लिक का भी एक अहम रोल था हमारे संविधान को बनाने में। दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि किसका क्या रोल था। अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ के कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें कुछ कुछ अहम मेंबर्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहला नाम आता है हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब का। ये एक्चुअली में हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे और वैसे तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे अहम काम जो इन्होंने किया था, दैट वाज बाय प्रपोजिंग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने एक आधार रखा हमारे संविधान का कि भाई हम लोग कैसा संविधान बनाएंगे, क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कह दिया गया था कि भाई हमें ये चीजें तो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। आगे कैसा स्वरूप होगा वो आपके डिलिब्रेशंस पे निर्भर करता है, बट ये चीजें जो इसमें लिस्टेड है ये मेरे हिसाब से नहीं कॉम्प्रोमाइज़ की जानी चाहिए। और कौन-कौन सी वो चीज़ें थी वो अभी जब हम ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद बात आती है हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब की, जो हमारे प्रेसिडेंट भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। देखिए 2 प्रेसिडेंट होते हैं, एक तो परमानेंट प्रेसिडेंट जो कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, एक होता है इंटरिम प्रेसिडेंट। जब कोई संस्था बनती है तो तत्काल प्रभाव के लिए इंटरिम मतलब तत्कालीन कोई प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, या किसी प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया, उसकी डेथ हो गई आकस्मिक असमय अनफॉर्चुनेटली, तो फिर उस टाइम भी इंटरिम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी अथॉरिटी इंटरिम बनाई जाती है। तो इंटरिम जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, बट ऑन द 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राजेंद्र प्रसाद साहब को अपना प्रेसिडेंट चुना। इनका काम ही बेसिकली ये था, क्योंकि बहुत सब्र था इनमें बहुत पेशेंस था, तो इनको जिम्मेदारी ही वही दी गई कि आपको क्या करना है, सारे के सारे डिस्कशंस को मॉडरेट करना, चलाते रहना। ठीक है, सारी बातों को सुनना है, ऐसा ना लगे कि किसी को आप फेवर कर रहा है, ऐसा ना लगे कि किसी की बातें आप ना सुन रहे हो। तो ये एक हेल्दी डिस्कशन हो सके वो आपकी जिम्मेवारी है। उसके बाद आते हैं हमारे सरदार पटेल साहब, और इनका बहुत अहम रोल है। थे कौन ये, तो इंट्रोडक्शन की तो कोई ज़रूरत है नहीं, बट ऑफिशियली मैं बता दूं तो ये हमारे पहले होम मिनिस्टर थे। और इनका सबसे अहम रोल है आपके प्रिंसली स्टेट्स के अमेलगमेशन में। वैसे एक एडवाइजरी कमेटी थी, उसके भी ये मेंबर थे, जो बहुत क्रिटिकल हुआ करती थी संविधान के फैसलों पे, क्योंकि इनका काम ही यही था। बढ़िया चीज़ें तो सब लोग बता देंगे, बट खराब चीज़ें जो फ्लॉज है वो बताने का काम एडवाइजरी कमेटी का था, उसके ये मेंबर थे। उसके बाद हमारे पास आते हैं बी आर अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो ये पहले लॉ मिनिस्टर थे, कानून मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू इनको बनाना नहीं चाहते थे, फिर भी गांधी जी ने अपने जोर पे इनको लॉ मिनिस्टर बनवाया, कहा कि इसको जितनी नॉलेज है कानून की उतनी इस पूरे हिंदुस्तान में किसी को नहीं है। तो इनको फिर वैसी जिम्मेदारी भी दी गई कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी इसलिए बहुत अहम हो जाती है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का ही काम था कि जितने भी डिस्कशंस होते हैं ना उनको आप ड्राफ्ट करो, लिखो, और फिर आगे जब इनमें चेंजेस होंगे तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि चाहे जो भी डिस्कशन हो, बट ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर को सारे डिस्कशन में पार्ट लेना ही लेना था।
क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी उसको लिखने की, उनमें सही चीज़ें जाए। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, जो भी डिस्कशंस है वो हेल्दी हो और एक अच्छा कंक्लूजन निकले, उनको मैं लिख सकूँ। फिर अगर इसमें अगर कुछ फ्लॉज हो गए तो आगे चल के फिर इसमें डिस्कशंस होंगे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत अहम हो जाती है। इसमें जितने भी मेंबर्स थे, बी आर अम्बेडकर के अलावा दो और मेंबर थे, तो ये तो चेयरमैन ही थे। इसके इनके अलावा दो मेंबर थे, एक हमारे के एम मुंशी हो गए गुजरात से, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे, और भी बहुत सारी कमेटीज़ और सब कमेटीज़ के मेंबर थे, और बहुत सारे डिस्कशंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो के एम मुंशी साहब का भी रोल बहुत अहम हो जाता, बाद में ये गवर्नर बना दिए गए यूपी के। उसके बाद हमारे पास आते हैं आखिरी एक ए के अय्यर, जो कि ये पॉलिटिशियन नहीं थे, प्रॉपर ये लॉयर थे, प्रॉपर बैरिस्टर थे और बहुत तगड़ी नॉलेज रखते थे। बी आर अम्बेडकर ने खुद कहा था कि ए के अय्यर मेरे से ज़्यादा, इस असेंबली में मेरे से ज़्यादा अगर कोई कानून के बारे में जानकारी रखता है तो वो ए के अय्यर साहब है। कंट्रीब्यूशन इनका वही कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे और बाकी बहुत सारे अहम डिस्कशंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो माइनॉरिटी के राइट्स को लेके हो, इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशंस को लेके हो, फंडामेंटल राइट्स को लेके हो। तो बहुत अहम इनके जो इनपुट्स थे वो वहाँ पे थे। इन 6 मेंबर्स के अलावा 2 सिविल सर्वेंट भी थे। एक हमारे हो गया बी एन राव साहब, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र भी थे। इनको इसलिए भी क्रेडिट दिया जाता है, एक तो ये ऑफिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, इसके अलावा इन्होंने संविधान, अलग-अलग देशों के संविधान को स्टडी करके एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया था संविधान का। उसी के रफ ड्राफ्ट पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो चेंजेस करती जा रही थी और ये संविधान हमारा बना। तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि जितना रोल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का है, उतना ही रोल संविधान के आधार को रखने में बी एन राव के द्वारा बनाए गए रफ ड्राफ्ट का है। इसके अलावा एक और हमारे सिविल सर्वेंट थे, एस एन मुखर्जी साहब। एस एन मुखर्जी साहब का क्या रोल था कि ये हमारे संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टमैन थे, जिनका काम ही था कि जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन में होती है उनको आपको ड्राफ्ट कर देना है एकदम प्रोफेशनल लैंग्वेज में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के सारे रिपोर्ट्स को ये एकदम बेहतरीन लीगल प्रोफेशनल लैंग्वेज में ड्राफ्ट करके दिया करते थे, ताकि कोई भी एरर का स्कोप उसमें रहे। तो ये 6 के करीब मेंबर्स थे जिनका बहुत अहम रोल था, और ये 2 आपके सिविल सर्वेंट है। तो केवल अगर आपसे मेंबर के बारे में पूछा जाए तो आप इन 6 का जिक्र, 6 में से किसी का भी जिक्र कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ऐसे ही पूछा जाए कि भाई किन कुछ ऐसे लोगों का नाम बताए जिनका बहुत अहम कॉन्ट्रीब्यूशन था संविधान को बनाने में, तो आप बी एन राव और एस एन मुखर्जी को भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मेंबर्स वाले में तो इनको रख नहीं सकते क्योंकि मेंबर तो थे नहीं, ऑफिशियल्स थे। सो दीज वर सम डोमिनेंट वॉइसेस एंड the people who were considered as the architects of Indian Constitution. बी एन राव के रोल को, एस एन मुखर्जी के रोल को अभी तक सराहा जाता है, द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दीज पीपल हैड इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं था कि बाकी लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, उनका भी था, बट इनका बहुत ज़्यादा अहम था। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की, जो उद्देश्य संकल्प है उसकी। तो इसका एक थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भाई ये था क्या। तो ये पहले प्रपोज किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, और ये क्या था ना, इसमें सेट ऑफ आइडियाज़ लिखे हुए थे कि भाई क्या क्या चीज़ें हमारी संविधान में होनी चाहिए। सो इट लेड द आइडियल्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के आधार पे बाद में जो हमारी प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, जिसको आप एनसीईआरटी के पहले पृष्ठ पे देखते हो, वो तैयार की गई। तो ये जब पेश होता ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तो इसको लेके फिर डिस्कशंस हुए। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अलॉन्ग विद द प्रेम्बल, प्रस्तावना के साथ, ये जो है 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट किया गया था। पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 में, बट अडॉप्ट किया गया संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 में, और प्रेम्बल भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही निकला है। की फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो जवाहरलाल नेहरू इसमें कहते हैं कि इंडिया जो है वो हमेशा एक इंडिपेंडेंट, सोवरेन और रिपब्लिक रहेगा। यहाँ पे रिपब्लिक वर्ड को लेके कंट्रोवर्सी भी होती है कि सर आपने डेमोक्रेसी वर्ड का क्यों जिक्र नहीं किया है। तो कहा कि भाई 2 केसेस हो सकते हैं, एक तो कि अगर रिपब्लिक है तो डेमोक्रेसी तो होगी ही होगी ऑब्वियसली, तो डेमोक्रेसी अलग से मुझे मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पे कोई देश रिपब्लिक ज़रूर है, वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट को हम लोग चुन रहे हैं अब खुद से, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो नहीं की जा रही। तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की ये जिम्मेदारी है कि हमेशा से ही भारत, चाहे अगर रिपब्लिक है तो वो डेमोक्रेटिक रहे ही रहे, वहाँ पे डेमोक्रेसी को मारा ना जाए। यहाँ पे रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के बीच में साधारण सा फ़र्क आपको बता दूंगा। डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे लोग अपनी सरकार चुनते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जैसे हम लोग लोकसभा, विधानसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके अपनी सरकार चुनते हैं, तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। और रिपब्लिक तब होगा इंडिया जब इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट को, और हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है, उनको इलेक्ट किया जाए। और ये इलेक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी लोग जाके अपने राष्ट्रपति को चुन सकती है, या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे अभी राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो तो इनडायरेक्ट होते हैं, हमारे सदन के मेंबर्स जो है वो जाके चुनते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी कंट्री है जो डेमोक्रेटिक तो हैं बट आपके रिपब्लिक नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा यूके का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। यूनाइटेड किंगडम एक डेमोक्रेसी है क्योंकि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है, जो सरकार है, उसको चुना जाता है। ठीक है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो है, जो क्वीन और जो किंग है, वो तो अपॉइंटेड होता है, वो तो इनहेरिटेड पोजीशन है। अमेरिका की मैं बात करूँ तो वो रिपब्लिक है, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट को डायरेक्ट लोग वहाँ पे चुनते हैं। हम लोग भी रिपब्लिक है बट हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली चुना जाता है। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस।
फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस हमेशा लोगों के पास होनी चाहिए, और इसको आप जो भी डिस्कशन, जो भी डेलिब्रेशन, जिस भी मुद्दे पे करो, इसको हमेशा ध्यान में रखना। इसीलिए कभी वर्नाकुलर्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, कभी रिजर्वेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, क्योंकि हमारा मेन फोकस ही था कि हम समाज के हर एक तबके को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस देंगे। जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको आपको एडेक्वेट सेफगार्ड देना पड़ेगा, उनको 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 एक अपर हैंड देना पड़ेगा, ताकि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ मिलजुल सके। ठीक है, जो इतने दिनों तक उन्हें दबा के रखा गया है, उनको बचाना पड़ेगा, उनके उत्थान के लिए काम करने पड़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि पावर शुड ऑलवेज कम फ्रॉम द पीपल, कि जो पावर है वो हमेशा लोगों से आए। हमारे जो लोकसभा के प्रतिनिधि हैं या विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, उनके पास पावर कहाँ से आया है? हमने दिया है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि भारत के राष्ट्रपति भले ही उन लोगों ने चुना है, बट चुना जनता नहीं है, क्योंकि हमने उनको पावर दिया लोकसभा में बिठा के, या राज्यसभा में बिठा के, या विधानसभा में बिठा के, और फिर वो वहाँ से राष्ट्रपति चुनते हैं। तो इट इज़ बेसिकली आवर पावर दैट इज़ बेसिकली बीइंग ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, कि हमने लोकसभा के प्रतिनिधियों को दिया, और फिर उन्होंने जाके दिया अपने राष्ट्रपति को चुन के, हमारा पावर जो है राष्ट्रपति के हाथों में दिया। तो पावर शुड ऑलवेज कम फ्रॉम द पीपल। जिस दिन ये खत्म हो जाएगी, उस दिन डेमोक्रेटिक नेचर ही हमारा खत्म हो जाएगा। तो किसी को ऐसा नहीं सोचना है कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, सबसे ज़्यादा पावरफुल जो आवाम है वो है। तो ये हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का आपका प्रॉपर फीचर हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, अपोजिशन में भी एक आर्ग्यूमेंट आता है सोमनाथ लहरी का। वो कहते हैं कि सर ये सारी बातें तो सही है, बट आप देखो कि हमारे यहाँ अभी भी हम लोग आज़ाद तो हुई नहीं है। 1946 की बात है तो आज़ाद तो हुई नहीं थी, तो पहले हमें कोशिश करना चाहिए हमारे आज़ादी को लेके जो ये कम्युनल रिफ्ट हो रहा है, झगड़े हो रहा है, इनको बंद करना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू इनको काउंटर करते कहते हैं कि भाई देखो, तुमने जो बात की वो तो सही है, बट तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि हमें यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने बिठा के नहीं रखा है। ब्रिटिशर्स ने भले ही ये बिल्डिंग बनाई हो, भले ही संविधान सभा का स्ट्रक्चर बनाया हो, बट इस संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं उनको किसने चुना है? लोगों ने चुना है। चाहे प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स ने चुना, बट प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स को किसने चुना? लोगों ने ही चुना है। तो इनडायरेक्टली हमें लोगों ने ये जिम्मेदारी दी है कि हम उनके लिए संविधान बना सके। तो चाहे कोई भी साया हमारे ऊपर रहा है, बट हमें उस जिम्मेदारी को फुलफिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दैट इज बेसिकली द थिंग। उसके बाद आगे चल के हम लोग देखते हैं तो संविधान सभा के गठित होने से पहले भी कुछ संवैधानिक डेवलपमेंट हुए थे। वो कौन-कौन से डेवलपमेंट थे एंड क्या-क्या चीज़ें हुई थी, उसको एक बार देख लेते हैं। वैसे तो ये ब्रिटिश एरा में हुए थे, कॉलोनियल एरा में, बट फिर भी ये अहम हो जाता है। जैसे 1909 का एक्ट एक आ आता है, जिसमें पहली बार इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन की मतलब सरकार में रिप्रेजेंट करने की बात की गई कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। बेसिकली एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ मेंबर्स जो थे इंडियंस, वो अब इलेक्ट होके जा सकते थे, बट वो इलेक्शंस डायरेक्ट नहीं थे जैसे आज के टाइम में हम जाके वोट देते हैं। वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। कुछ एक कोलेजियम बनाया जाएगा, फिर कोलेजियम जो है वो मेंबर्स को वहाँ पे चुनेगी। तो इसी में सेपरेट इलेक्टोरेट का भी कॉन्सेप्ट था, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैंने इसको मेंशन कर दिया। और इसी एक्ट को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। मोर्ले हमारे उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, और मिंटो साहब हमारे जो थे वाइसराय हुआ करते थे। दैट वाज ऑल अबाउट एक्ट ऑफ 1909। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पहली बार इंडियंस को इसी एक्ट के जरिए मिली। उसके बाद एक्ट ऑफ 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट का दायरा भी बढ़ाया जाता है, और इसके अलावा जो सीटें थी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जहाँ पे इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो सीटें बढ़ाई जाती है ताकि और इंडियंस को हम लोग डाल सकें। और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट जब पहली बार आया था 1909 में, तो ये केवल मुसलमानों के लिए था। अब 1919 में सिखों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई। एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस और यूरोपियंस के लिए भी जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसकी बात की गई। 1935 के एक्ट में सारी की सारी सूरत हाल बदल जाती है, जब अचानक से ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि भाई अब जो है इलेक्शंस होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के लिए, और ये इलेक्शंस डायरेक्ट होंगे, यानी कि जनता डायरेक्टली जाके अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। भले ही कम, उस टाइम में वोटिंग राइट्स 10 से 12% लोगों के पास थे, बट फिर भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि भाई डायरेक्ट इलेक्शंस को इन्होंने अलाउ कर दिया। सो दीज वर सम अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। आप इसको भी अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। इसमें और संवैधानिक सभा में, संविधान सभा में जो संवैधानिक डेवलपमेंट हुई उसमें फ़र्क ये था कि ये सारे जो डेवलपमेंट थे वो ब्रिटिशर्स द्वारा किए गए थे, इसमें इंडियंस का कोई रोल नहीं था। लेकिन वहाँ पे संविधान सभा में जो डेवलपमेंट किए जा रहे थे उसमें पूरा का पूरा जो रोल था वो इंडियंस का ही था, क्योंकि वो हमारा संविधान था। अब शुरुआत करते हैं डिस्कशन से। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिस्कशन आता है वो आता है सेपरेट इलेक्टोरेट के मुद्दे को लेकर। इसमें सबसे पहले बात आती है कि भाई कौन कौन से लोग थे जो सेपरेट इलेक्टोरेट को फेवर कर रहे थे कि भाई इसको फिर से बहाल किया जाए, और क्यों फेवर कर रहे थे। तो आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट देखते हैं। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट कि कौन कौन से लोग इसके खिलाफ थे और क्यों खिलाफ थे। फिर कंक्लूजन देख लेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात है वो दब गई थी। पार्टीशन के बाद सारे लोगों ने ये मान लिया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट का होना बहुत नुकसानदेह है किसी देश के लिए। बट जब ये हमारा देश आज़ाद होता है, इसके बाद बी पोकर बहादुर एक मद्रास से मुस्लिम लीग के लीडर थे। वो कहते हैं, ये वही लीडर है जो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग में जाने से मना कर देते हैं, इंडिया में ही रह जाते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम चूंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं पार्टीशन के बाद,
संख्या भी कमज़ोर है और बहुत डरे हुए भी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस देश में शायद उन्हें मार दिया जाएगा। तो अभी के टाइम में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें मुसलमानों की ही आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए मैं गुज़ारिश करूँगा इस असेंबली से कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट को बहाल करे, एट लीस्ट फॉर द मुस्लिम्स, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको ही है पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट की। ठीक है? तो ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम्स जो है वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि और अगर वो करेंगे तो मुसलमानों को भी ऐसा लगेगा कि वो हमारे हितों की शायद अनदेखी कर रहा हूँ। इसीलिए सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आप फिर से बाहर कर। ये बी पोकर बहादुर थे और बहुत सारे और भी मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वो इसके सपोर्ट में आते हैं। अगेंस्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स थे? कांग्रेस तो शुरू से ही इसको अपोज कर रही थी, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो सबने सोचा कि पार्टीशन हुआ क्यों है। मुस्लिम लीग कभी शायद एक सीट भी ना जीत पाती अगर उसको केवल जनरल सीटों पर इलेक्शन जीतना पड़ता तो। वो सीटें इसलिए जीत पाई क्योंकि रिजर्व सीटें थी, सेपरेट इलेक्टोरेट थे। तो सबने ये मान लिया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट ही पार्टीशन के पीछे के जिम्मेदार है। तो लीडर्स सच एज आरबी ढुलेकर, सरदार पटेल और जितने भी टॉप लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि पार्टीशन के पीछे एकमात्र रीजन अगर मैं कहूँ तो सेपरेट इलेक्टोरेट है। और आप क्या चाहते हैं कि फिर से दोबारा पार्टीशन हो? फिर से अगर उसको बहाल करेंगे तो क्या होगा? अभी आपने एक देश खोया है, कल होके दो देश और खो देंगे। गोविंद वल्लभ पंत यूपी से थे, उन्होंने कहा कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट है ये स्टेट के लिए तो नुकसानदेह है ही है, जैसे इन्होंने पार्टीशन करवा दिया पहले, अभी आगे भी ये बहुत नुकसानदेह चीज़ करवा सकते हैं। बट दिक्कत यहाँ पे है कि ये तो माइनॉरिटीज़ के लिए भी बहुत नुकसानदेह है कि आप अगर सेपरेट इलेक्टोरेट बनवा लोगे और आपका ही प्रतिनिधि, मतलब आपकी ही कास्ट या आपकी ही रिलीजन का जो प्रतिनिधि है वो आपके क्षेत्र में होगा, तो क्या होगा कि आप बाकी के कास्ट से, बाकी के रिलीजन से खुद को आइसोलेटेड फील करोगे। मतलब आप मेन स्ट्रीम में जाने के बजाय और खुद को आइसोलेट कर रहे हो। यही चीज़ गांधी जी ने भी समझाई थी अम्बेडकर साहब को कि भाई दलितों के अपलिफ्टमेंट के बहुत सारे और भी उपाय हैं, बट सेपरेट इलेक्टोरेट क्या करेगा, इनको और अकेला बना देगा, आइसोलेटेड बना देगा। अब केवल और केवल दलित ही ये देखेंगे, कभी मेन स्ट्रीम में आएंगे नहीं। तो गोविंद वल्लभ पंत ने भी उसी आर्ग्यूमेंट को दोहराया कि भाई ये बहुत नुकसानदेह होगा स्टेट के लिए भी और खुद माइनॉरिटीज़ के लिए भी। तो कंक्लूजन ही निकलता है कि लास्ट में एक लीडर थी मुस्लिम लीग की बेगम एजाज रसूल, उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले करा एंड उन्होंने फिर मीडिएट करा और जितने भी मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन्होंने अंत में आके 1947 के एंड तक आते आते सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है उसको खत्म कर देते, कहते कि ठीक ये नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ रिजर्वेशन दे दो कॉन्स्टिट्यूंसीज में, लेजिस्लेचर में, इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो नहीं होगा। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी और जो हमारा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड सेपरेट इलेक्टोरेट दोनों में फ़र्क होता है। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज में किसी एक कम्युनिटी के लिए हम सीट रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन वोट देने के लिए वहाँ पे जितने भी पॉपुलेशन के लोग हैं सारे जाएंगे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो। बट सेपरेट इलेक्टोरेट में वो सीट अगर किसी कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है तो वहाँ पे उसी कम्युनिटी का कैंडिडेट खड़ा होगा और वोट देने भी उसी कम्युनिटी के कैंडिडेट जाएंगे। यहाँ पे दिक्कत थी। सो दिस वॉज हाउ द डिस्कशन ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स वेर हेल्ड। इसके बाद बात आती है माइनॉरिटीज़ के राइट्स को लेकर कि भाई सबसे पहले तो माइनॉरिटीज़ कौन है ये पता करो और किस प्रकार से उनको हम उत्थान उनका कर सके, अपलिफ्टमेंट कर सके उनकी। तो एक हमारे सोशलिस्ट थे एनजी रंगा करके, आंध्र प्रदेश से आते थे, उन्होंने आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे दिए। वो कहते हैं कि आप सबको क्या लगता है कि माइनॉरिटीज़ कौन है इंडिया में? सिख हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। जो इंडिया की माइनॉरिटी है वो इंडिया के ही लोग हैं, मासस है इंडिया की, जो गरीब है, जो ज़मींदारों द्वारा शोषित की जा रही है, जो व्यापारियों द्वारा शोषित की जा रही है, जो मनी लेंडर्स द्वारा, साहूकारों द्वारा शोषित की जा रही है। वो माइनॉरिटीज़ इसलिए हैं क्योंकि वो नंबर्स में तो है बहुत ज़्यादा, बट उनके रिप्रेजेंटेशन करने को यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। क्या कोई यहाँ पे मुझे खड़ा होकर कह सकता है कि मैं गरीबों की तरफ से यहाँ पे हूँ, मैं बंधुआ मजदूरों की तरफ से यहाँ पे हूँ? इसलिए क्योंकि उन कम्युनिटी से कोई यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, हमने वैसा माहौल ही नहीं क्रिएट किया। बहुत सारे लोग यहाँ पे वो कह सकते हैं कि मैं दलितों का लीडर हूँ, मैं आदिवासियों का लीडर हूँ, मैं महिलाओं के की लीडर हूँ, बट कोई यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि मैं बंधुआ मजदूरों का लीडर हूँ, मैं खेतिहर मजदूरों का लीडर हूँ। ठीक है, तो एनजी रंगा कहते हैं कि दीज आर द रियल माइनॉरिटीज एंड इनके लिए केवल लीगल राइट्स देना अहम नहीं है, आपको एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जहाँ पे जो राइट्स आपने दिए हैं इनको ये इस्तेमाल में ला सके, एक्सरसाइज कर सके, नहीं तो इन राइट्स को बना के कोई फायदा नहीं होगा। इनको हम कह के क्या करेंगे कि भाई आज से तुम्हारे पास वोटिंग राइट्स हैं, इनके वोट से जब तक कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तब तक ये वोट देने क्यों जाएंगे? ठीक है, सो वी हैव टू मेक दोज कंडीशंस वेयर दे कैन एक्सरसाइज दीज राइट्स। इसके बाद बात आती है आदिवासियों की। तो आदिवासियों का जो प्रतिनिधित्व है वो जयपाल सिंह मुंडा करके एक हमारे स्पोर्ट्स पर्सन थे, स्टेट्समैन थे और बहुत बढ़िया वक्ता थे, ये करते थे। तो जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि ट्राइब्स जो है वो न्यूमेरिकल माइनॉरिटीज़ नहीं है, और मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ ना वैसे वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। ये आर्ग्यूमेंट्स नाम के साथ आप लिखोगे कि जयपाल सिंह मुंडा ने ये चीज़ कही है, एनजी रंगा ने ये चीज़ कही है, ऐसा कह दो क्योंकि अ लीडर या सम लीडर, तो फिर यहाँ पे एम्बिग्यूटी लगेगी और अगर आप नाम मेंशन करते हो तो एग्जामिनर को लगेगा कि भाई आपने पढ़ाई की हुई है।
तो जयपाल सिंह मुंडा कहते हैं कि ट्राइबल्स आर नॉट न्यूमेरिकल माइनॉरिटीज, लेकिन हमें सालों से, सदियों से, हजारों, 6,000 8,000 सालों से दबा के रखा गया है। जो फॉरेस्ट हम लोग जहाँ पे रहते थे, बाहर के लोग आके उनको इन्फिल्ट्रेट करके हमें भगा दिया, हमारे रिसोर्सेज से हमें खुद बेदखल कर दिया। तो हम लोग कोई रिजर्वेशन नहीं चाहते, हमें केवल ये चाहिए कि आप हमें थोड़ा-सा प्रोटेक्ट करो एंड हमें सोसाइटी के साथ मिक्स होना है। हमें शहरी सोसाइटी के साथ, आम सोसाइटी के साथ मिक्स होना है। वो हमें आइसोलेट करके रखना चाहते हैं, वो हमें हीन भावना से देखते हैं, प्राचीन अनसिविलाइज्ड की तरह देखते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते, हम उनके साथ मिल-जुल के रहना चाहते हैं और उन्हें भी ये आप ज़िम्मेदारी बताएँ कि उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो हमारे साथ एक मिक्स्ड रिलेशंस रखें। तो ये ट्राइबल्स के आर्गुमेंट्स थे। फिर दलितों ने कहा कि हमें क्या करना है, तो दलितों ने कहा कि ये जो आपने लीगल राइट्स हमें दिए हैं, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, कानून पारित कर दिया अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए, बट ये सारी चीज़ें तब तक काम नहीं आएगी जब सोसाइटी अपना एटीट्यूड नहीं बदलेगी। जे नागप्पा एक लीडर थे दलितों के, वो कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने परेशान किया, दैट इज़ अ सोशल मार्जिनलाइजेशन, कि हमें सोसाइटी में बहुत निम्न स्तर का माना जाता है। सोसाइटी के लोग हमसे काम ले लेते हैं, झाड़ू पोछा लगवा लेते हैं, मल मूत्र उठवा लेते हैं, बट फिर हमें नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमें अपनी शादियों में नहीं बुलाते, हमें अपने कुओं में पानी पीने से मना कर देते हैं, हमारा इलाज तक नहीं करते। तो जे नागप्पा ने कहा है कि जब तक ये सोशल मार्जिनलाइजेशन नहीं हटेगा और आप जो ये लीगल सेफ गार्ड दे रहे हो, इसके साथ साथ आप हमें मोरल सेफ गार्ड भी दो। सोसाइटी को अपने मोरल स्टैंडर्ड थोड़े से हाई रखने होंगे ताकि उसमें सारे लोग समाहित हो सकें। तो यहाँ पे जो बहुत सारे लीडर थे, इंक्लूडिंग दक्षिणी वेलाधुन जो कि हमारे वेलायुधन, जो कि दलितों की लीडर थी। तो इन्होंने भी लीगल सेफ गार्ड के साथ जो लॉज आप बना रहे हो तो बनाओ ही बनाओ, उसके साथ साथ मोरल सेफ गार्ड की भी बात की कि भाई आपको सोशल मार्जिनलाइजेशन एंड करना पड़ेगा। देन वी हैव द वॉइस ऑफ वुमेन। महिलाएं जो चाहती थी वो चाहती थी इक्वालिटी, कि हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस चाहिए। हमको माइनॉरिटी तो है नहीं, हमारी संख्या ऑलरेडी बहुत है, और हमें कोई स्पेशल प्रिविलेज भी नहीं चाहिए। तो हमारे ऊपर एक दाग हो जाएगा अगर हमने स्पेशल प्रिविलेज मांगा तो, क्योंकि बहुत खुदगर्द होती है महिला। तो इन्होंने कहा कि हमें इक्वालिटी चाहिए और इक्वालिटी से ही म्यूचुअल कॉपरेशन आएगा, और तभी वो भी पुरुष भी हमारी अहमियत समझेंगे और हम भी उनको फिर इज्जत दे पाएंगे सही तौर पे। तो दिस वाज हाउ द डिस्कशन वेर हेल्ड, एंड इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए अलग अलग तरीके से। तो आप ट्राइबल आर्ग्यूमेंट्स का जिक्र कर सकते हो, दलित आर्ग्यूमेंट्स का जिक्र कर सकते हो, महिलाओं के द्वारा जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए उसका जिक्र कर सकते हो, एनजी रंगा के द्वारा जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए माइनॉरिटीज को लेकर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई डाउट है आपके दिमाग में तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ लें। आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नंबर मैंने नीचे दे दिया 7319697299, उस पर फ़ोन करके अपने डाउट पूछ सकते हो। सारी चीज़ें ओपन फॉर ऑल है, कहीं भी कभी भी आप पूछ सकते हैं जो भी डाउट्स हैं आपके। उसके बाद पावर के डिवीज़न को लेके सनसनीखेज बहस होती है। तो एक्चुअली सबसे पहले समझ लेते हैं कि पावर को डिवाइड कैसे किया था। तो पावर को जो डिवाइड किया गया था उसमें 3 लिस्ट बनाई गई थी। एक यूनियन लिस्ट थी जिसमें केंद्र के पास जितने पावर आएंगे उसकी लिस्ट थी। फिर एक स्टेट लिस्ट थी जिसमें राज्यों के पास जो पावर होंगे वो थे। कनकरेंट लिस्ट मतलब ऐसे पावर्स जिनमें जो राज्य के पास भी होंगे, जो यूनियन के पास भी होंगे, ऐसी जिम्मेदारियां जो यूनियन और स्टेट शेयर करेंगी, वो सारी की सारी चीज़ें कनकरेंट लिस्ट में डाली गई थी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने यूनियन लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट में बहुत सारे पावर्स को ट्रांसफर किया था, लेकिन स्टेट लिस्ट में बहुत कम जिम्मेदारी दी थी, बहुत कम पावर दी थी। इसको लेके बवाल होता है यहाँ पे, यानी कि क्लियरली सेंटर को मजबूत बनाने की कोशिश की, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है शुरुआत में हमारा सेंटर के प्रति बायस्ड था भी था। ठीक है, क्यों था वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न था कि लोग स्ट्रॉन्ग सेंटर की डिमांड कर रहे थे। सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट्स कुछ देख लेते हैं जो स्ट्रॉन्ग सेंटर के अगेंस्ट में थे, कि भाई स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाने की क्या आवश्यकता है। तो एक हमारे के संथानम थे मद्रास से, वो कहते हैं कि सेंटर ने एक बहुत गलत काम किया है। वो ये सोचती है कि वो प्रोविंसेस को वीक कर रही है, लेकिन वो असली में खुद को वीक कर रही है। वो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर लेके अपने आप को ओवर बर्डन कर रही है, और इससे क्या होगा कि उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। और एक उड़ीसा के लीडर थे, उन्होंने कहा भी था कि ये सेंटर जो है इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इट इज़ बेसिकली लाइकली टू ब्रेक, ये टूट जाएगा, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे नहीं बढ़ सकता। और के संथानम ही नहीं, बहुत सारे और भी लीडर थे जिन्होंने कहा कि देखो स्टेट के पास तो आपने रेवेन्यू ही नहीं दिया है, बहुत कम रेवेन्यू है जो स्टेट सोलिली रिसीव करता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको तो केवल सेंटर रिसीव करता है, कुछ ऐसे हैं जिनमें सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर होता है। तो आप ये बताओ कि अगर सेंटर स्टेट के पास अप्रोप्रिएट पैसा नहीं होगा, सफिशिएंट फंड नहीं होगा, तो वो कैसे स्टेट के वेलफेयर के लिए काम कर सकती है। क्या वो हर बार सेंटर के पास जाके भीख मांगे कि सर हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को वैक्सीन देनी है तो हमें कुछ पैसा दे दीजिए। सो जितने भी ऐसे स्टेट के स्ट्रॉन्ग स्टेट के वकालतकार थे वो इसीलिए कहते हैं कि आपको सफिशिएंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्टेट को देना पड़ेगा ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। कुछ लोग थे जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे स्ट्रॉन्ग सेंटर के फेवर में, तो उनमें से कांग्रेस के टॉप लीडर्स का नाम आता है, जैसे बी आर अम्बेडकर हो गए, गोपाल स्वामी अयनगर हो गए, जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो सारे के सारे
सेंटर को स्ट्रांग बनाने को लेके आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे। बी आर अम्बेडकर कहते थे कि भाई सेंटर को तो इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा जितना 1935 में भी ये नहीं था, मतलब कॉलोनियल एरा में भी जो जितना स्ट्रांग सेंटर था उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हमें अभी सेंटर चाहिए, अभी नीड ऑफ द आवर ये है। ठीक है, एक बालकृष्ण स्वामी शर्मा थे, उन्होंने कहा था कि भाई सेंटर की स्ट्रांग होने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि वही सेंटर ही अभी एक तो सारे के सारे पूरे आवाम के वेल बीइंग का काम कर सकती है, और अभी चूंकि वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो बाहर की कंट्री का कोई अगर इन्वेजन होता तो हमें उससे बचा सकती है। सो दैट वाज अ सिनेरियो। अब बात कर लेते हैं कि क्यों ये सारे लोग स्ट्रॉन्ग सेंटर की डिमांड कर रहे थे, वाई स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो बेसिकली उस टाइम जो प्रायोरिटीज थी ना उसको फुलफिल करने के लिए सेंटर का मजबूत होना जरूरी था। व्हाट वेर दोज प्रायोरिटीज? तो सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि भाई हमारा जो कम्युनल हार्मनी है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, और अगर हम लोग प्रोविंसेस के हाथों में ज़्यादा पावर दे देंगे तो हो सकता है जैसे मुस्लिम लीग ने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करके कलकत्ता में रॉयट्स करवाए, ईस्ट बंगाल में रॉयट्स करवाए, ऐसे ही ये लोग भी कहीं आगे चल के ऐसे कम्युनल रिफ्ट ना करवा दे। इसीलिए कम्युनल हार्मनी को रिस्टोर अगर करना है, कंट्री को फॉरेन पावर से डिफेंड करना है, और अभी के टाइम में चूंकि इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, हम लोग एक नई कंट्री है, नई इकॉनमी है, तो ये सारे चीज़ों के लिए सेंटर का ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी है। हाँ, बाद में हम कुछ पावर्स डेलीगेट करें वो अलग बात है, बट अभी नीड ऑफ दावर ये कि स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम में स्ट्रॉन्ग सेंटर ही बनाया गया था, मतलब ज़्यादा पावर यूनियन लिस्ट में और बहुत कम पावर स्टेट लिस्ट में, और जो बच गई वो कंकरेंट लिस्ट में डाल दी गई थी। तो इन दैट वे सेंटर वॉज मेड मच पावरफुल दैन द प्रोविंसेस। इसके बाद जो आखिरी डिस्कशन की गई दैट वाज ऑन द लैंग्वेज कि भाई हमारा नेशनल लैंग्वेज क्या होना चाहिए। तो गांधी जी और कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनके ओपिनियन के हिसाब से नेशनल लैंग्वेज शुड बी द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, क्योंकि हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी और उर्दू दोनों का मिक्सचर था, दोनों का ये मिश्रण था। तो लोगों ने सोचा, कांग्रेस के लीडर्स ने सोचा कि ये एक सांप्रदायिक भाईचारा प्रमोट करेगा, कम्युनल हार्मनी ये प्रमोट करेगा। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जैसे जैसे ये कम्युनल हार्मनी ब्रेक होती गई वैसे वैसे हिंदी और ज़्यादा संस्कृताइज्ड होता गया। पहले हिंदी में ना बहुत सारे उर्दू के भी वर्ड थे, पर्शियन वर्ड भी थे, और उर्दू में भी बहुत सारे हिंदी के वर्ड थे, लेकिन और जैसे जैसे कम्युनल ड्रिफ्ट बढ़ता गया, ड्रिफ्ट मतलब दरार बढ़ती गई, वैसे वैसे हिंदी और सांस्कृतिक होते गया और उर्दू और पर्सनाइज होती गई। तो ये जो लैंग्वेज जिसे एक लैंग्वेज के तौर पर पहले ट्रीट किया जाता था वो अब किसी खास रिलीजन से एसोसिएटेड होने लगा, और जो कि आज भी हो रहा है। आज भी लोग हिंदी को हिंदुओं की लैंग्वेज और उर्दू को मुसलमानों की लैंग्वेज समझते हैं। मैंने उस टाइम भी वन शॉट में भी ये बताया था कि आप लैंग्वेज सीखने में कभी भी कोताही ना बरतें। अगर आप ये सोचते हैं कि ये फलानी लैंग्वेज किसी एक कम्युनिटी या किसी एक रिलीजन की है तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो और किसी का नुकसान नहीं कर रहा। सो गांधी जी ने सोचा था कि भाई हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे क्योंकि इसमें हिंदी और उर्दू दोनों के फीचर्स है, बट लेटर ऑन इसमें जो ये कंपोजिट फीचर था ना कि हिंदी और उर्दू दोनों इसमें होता था, ये नहीं रहा, क्योंकि अब की जो हिंदी थी वो और ज़्यादा सांस्कृतिक होती चलेगी और अब की जो उर्दू थी वो और ज़्यादा पर्सनाइज्ड होती चलेगी। तो उर्दू अगर कोई हिंदू पढ़ता था तो उसे फेमिलियरिटी नहीं आती थी, और हिंदी अगर कोई मुसलमान पढ़ता था तो उसे अपनापन नहीं लगता था। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है? पहले तो हिंदी को लेके प्ली हम लोग देखते हैं कि भाई कौन कौन लोग थे जो अपील करते थे। वैसे तो बहुत सारे सपोर्टर थे, बट एक आरवी डुलेकर करके नेता थे, कांग्रेस से ही थे, आपके यूनाइटेड प्रोविंस से नियुक्त होकर आए थे। ये बहुत ज़्यादा वोकल थे, एग्रेसिवली ही वाज डिमांडिंग फॉर हिंदी। ये तो तिरस्कार भी कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स का कि अगर आपको हिंदुस्तानी लैंग्वेज नहीं आती है तो आप तो इस असेंबली में बैठने के भी काबिल नहीं हो। और फिर बहुत बहसें होती है, बाद में जवाहरलाल नेहरू को खुद आके संभालना पड़ता है मैटर। तो ये कुछ लोग थे जो हिंदी को लेके वकालत कर रहे थे कि भाई हिंदी को आप नेशनल लैंग्वेज बनाओ, राष्ट्रीय भाषा। कुछ लोग थे जो अपोज कर रहे थे इस चीज़ को, जैसे मैं अगर बात करूँ श्रीमती जी दुर्गाबाई, वो कहती है कि हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो, अगर गांधी जी ने कहा कि भाई हम हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं तो हमने साउथ इंडिया में इसके प्रमोशन की इजाज़त भी दे दी, हमने कभी अपोज नहीं किया। बट आप देखो क्या साउथ इंडिया के स्कूल्स में जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था कि हिंदुस्तानी को हम लोग पढ़ाएंगे एज ए करिकुलम, क्या वो सफल हुआ है? क्या लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं? तो नहीं ले रहा है। और ये इसलिए भी नहीं ले रहा, और इसलिए भी ये अभी जो हिंदी को अगर आप नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात कर रहे हो या हिंदुस्तानी को, उस टाइम में मान लो कि हिंदी हिंदुस्तानी थी, तो ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा क्योंकि अभी जो हिंदी हो चुकी है वो बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक हो चुकी है, इसका संस्कृतिकरण हो चुका है। और जो उर्दू है, जो इसके फीचर है वो बहुत ज़्यादा पर्सनाइज्ड हो चुका है। तो यहाँ पे जो कंपोजिट कल्चर था, कंपोजिट मतलब अलग अलग एलिमेंट जो थे वो एक में समाहित थे, वो अब नहीं रहे। तो अब इससे फेमिलियरिटी नहीं आएगी, उल्टा इससे जो द्वेष है वो बढ़ेगा। इसीलिए आप मेरी मानो तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज ना बनाओ। और भी बहुत सारे जो साउथ इंडिया के, वेस्ट इंडिया के लीडर्स थे, उन्होंने वार्न किया कि अगर आप हिंदी बनाते हो तो हो सकता है कि हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है, वर्नाकुलर है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, वो नष्ट हो जाए। बाद में क्या डिसाइड किया जाता है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाएंगे, बट हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। नेशनल लैंग्वेज अभी भी इंडिया में कोई भी नहीं है। जो स्टेट्स हिंदी को अपोज कर रहे थे उनको कहा गया कि आप हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करोगे, इसके अलावा आप अपने राज्य के किसी एक रीजनल लैंग्वेज को भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। तो आपकी भी बात रखी गई, उनकी भी बात रखी गई। लेकिन
तो आपकी भी बात रखी गई, उनकी भी बात रखी गई। लेकिन ये जो आरबी डुलेकर साहब थे, ये तो मानने को तैयार ही नहीं थे। वो तो कहते कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमें तो हिंदी जो है एज़ अ नेशनल लैंग्वेज चाहिए। तो ये सारे के सारे जो डिस्कशंस है वो चले और ये चीज़ें जो है वो कॉन्क्लूज़न में निकली। जैसे दलितों के कॉन्क्लूज़न में निकला कि भाई अनटचेबिलिटी एंड किया जाएगा, जो टेम्पल्स में इनको एंट्री नहीं मिलती थी वो सारी चीज़ें अब ख़त्म की जाएगी, महिलाओं की इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन की हम लोग अरेंजमेंट्स वगैरह करेंगे, ट्राइबल्स को आइसोलेट ना होने दें ऐसी कोशिश करेंगे, उनके अधिकारों का हनन ना हो ऐसी कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है लॉन्ग आफ्टर द डिलिबरेशंस दे वर डिसाइडेड। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। और लास्ट में जो कुछ सैलिएंट फीचर्स है, कुछ की फैक्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो आपको नोट्स में डाल दूंगा नीचे, ठीक है। वो एक्चुअली ज़्यादा समझाने की चीज़ तो है नहीं, आप ऐसे भी देख सकते हो, तो फिर आपका समय ना बढ़ जाए इस लेक्चर का, इसीलिए मैंने उसको नोट्स में ही डाल दिया। नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे जो लिंक दे दी गई है वहाँ पे क्लिक करके आप आसानी से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन करें, क्योंकि CUET से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लोग लगातार वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड गेट वैक्सीनेटेड अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया तो। थैंक यू।